हेलो एवरीवन, अगेन एंड अगेन एंड अगेन फिर से एक बार आज के हमारे गेस्ट है जीबीएस के अचीवर के चेयरमैन, जिनकी पर्सनालिटी, जिनकी स्टाइल, जिनका बोलने का अंदाज लोगों को कनेक्ट कर लेता है। वैसे विनीत चौहान आज के हमारे गेस्ट है। उनकी कंपनी का नाम प्रोटोन कंसल्टेंसी है, जो लोगों को आउट ऑफ कंट्री स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा एंड सेटल करने का पूरा जो एक प्रोग्राम है, एक जो सिस्टम है, उनका काम है। उनका सूरत के टॉप 100,000 वो सब को छोड़ के एकदम करीब से जानने की कोशिश और समझने की कोशिश के आउट ऑफ कंट्री लोगों को कैसे पहुंचाते हैं, वहाँ पे क्या चैलेंजेस है, ये सब चीज़ों का डिटेल लेके हमारे साथ आ रहे हैं विनीत भाई। यस, वेलकम विनीत भाई। थैंक यू वेरी जीबीएस मच। के पॉडकास्ट नंबर 7 में आपका स्वागत है। तो मैं चाहूँगा कि विनीत भाई कौन है, आप कौन हो, वो थोड़ा सा लोगों को बताइए, ताकि लोग आपको जान पाए कि एक्चुअल आपकी पर्सनालिटी इतनी डायनामिक है, लोग आपको जानते ही है, लेकिन एक्चुअल आप कौन हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप कैसे रोजिंदा रूटीन लाइफ है, बिजनेस है, ये सब चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। तो यस, बताइए आप विनीत भाई। थैंक यू पिंकेश भाई, थैंक यू फॉर अ वेरी वंडरफुल इंट्रोडक्शन। विनीत किसी ज़माने में बड़ा सिंपल सा कभी बोल नहीं पाने वाला बंदा था। एंड सिचुएशन ऐसा होता है कि अपॉर्चुनिटी मिलती गई, मैं कहीं ना कहीं कोई ना कोई अच्छे प्लेटफॉर्म पे बोलता गया। जर्नी के बारे में बताएंगे तो इंजीनियरिंग किया हुआ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किया हुआ है, सूरत से ही किया हुआ है, बॉर्न बॉट अप एवरीथिंग इन सूरत इटसेल्फ। क्वालिटी एजुकेशन में हमेशा से बिलीफ रखता था। इंजीनियरिंग के साथ साथ स्ट्रगल इतनी थी कि मज़ा आता था काम करने में। एंड वहीं से ये अंदाज जो डेवलप हुआ, ये स्पीच का, ये स्टाइल का, सो दैट स्टार्टेड द जर्नी ऑफ बीइंग द डायनामिक विनीत। एंड वहाँ से मेरे अंदर चेंजेस आते आते द पर्सनल डेवलपमेंट आए। कहीं बहुत सारी अपॉर्चुनिटी मिली, बट सूरत सिटी को छोड़ने का मन नहीं था। हमेशा से डिज़ायर थी कि सिटी के लिए कुछ अच्छा करे, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करे। काफ़ी बार बाहर के वीज़ा भी लगे, इमिग्रेशन में खुद भी सेटल होने के चांस मिले बाहर, बट नहीं जाने का मन हुआ कि भाई अपना है तो अपन कैसे इसको डेवलप करें। एंड वही पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव अप्रोच और एंड द मोस्ट पॉजिटिवली चार्ज इंस्टीट्यूट प्रोटॉन लेके हमेशा से हम सूरत में खड़े ही रहे हैं। यस, ओके। तो स्कूल भी सूरत में हुई आपकी, जन्म भी आपका यहाँ हुआ, तो आपने जर्नी कैसे स्टार्ट की? एज अ पढ़ते हुए कुछ काम किया कि कैसे आपका जर्नी स्टार्ट हुआ? सी फैमिली इंफॉर्मेशन से जाएं तो थोड़ा डीप रूटेड हो जाए। दादा यहाँ पे सूरत सेटल हुए थे। देश के वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर थे दादा। एंड देश के लिए सेवा करते करते काफ़ी चीज़ें की है उन्होंने। देश के लिए इनफैक्ट 2 गोली भी खाई है, तो वहाँ तक दादा ने कंट्री सर्व किया था। सो पेट्रियोटिज्म हमारे फैमिली में हर जगह से है। सो देश इसीलिए नहीं छूटा मेरे से। फिर मैंने कॉलेज के टाइम पे आई वाज लुकिंग फॉर अ जॉब। इंग्लिश अच्छा था, थोड़ा मैथमेटिक्स भी अच्छा था। सो 2 टाइप ऑफ जॉब मिल रही थी। एक कॉल सेंटर मिल रहा था जहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी कि नाइट टाइम जॉब था और सैलरी अच्छी थी। दूसरा टीचिंग जॉब था। सिचुएशन ऐसी थी कि अगर नहीं कमाता तो कॉलेज नहीं पढ़ पाता, पढ़ने की इच्छा हमेशा से थी। सो ये डिज़ायर पूरा करना ही था। तो पहली जॉब कैसे स्टार्ट की, कहाँ पे की? मेरा एक बहुत ही प्रिय दोस्त है, उसने आई वॉज लुकिंग फॉर अ कॉल सेंटर जॉब, बट उसने क्या बोला कि भाई अगर तुझे एजुकेशन सिस्टम में रहना है, अगर तुझे पढ़ाई कंप्लीट करनी है, तो तुझे कोई एजुकेशन के रिलेटेड जॉब करनी है। एंड दैट इज़ हाउ मैं टीचिंग जॉब लेने ढूंढा, बिकॉज मैथमेटिक्स अच्छा था। ओके। अब देखने की बात यह है कि इंजीनियरिंग के स्टार्टिंग में आई वॉज टीचिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस, जो ग्रेजुएट होकर मास्टर डिग्री कर रहे थे। तो वहां से मेरे कैरियर की टीचिंग और स्पीकिंग कैरियर दोनों की जर्नी उधर से स्टार्ट हुई है। तो आपको पहली बार कब क्लिक हुआ कि आप एक अच्छे स्पीकर बन पाओगे, जो आज हो, जो आज लोग जानते हैं कि भाई आपकी एक कनेक्टिंग है, आप लोगों से कनेक्ट कर पाते हो, अच्छे से लोगों से मिक्स हो जाते हो,
तो वो कैसे पता चला कि आप अच्छे स्पीकर बन पाओगे? सी इट इज ऑल डेस्टिन, मुझे ऐसा लगता है ये हमेशा से आपके लिए लिखा गया था। अब उस टाइम पे जब टीचिंग जॉब स्टार्ट की थी तब ये रियलाइज नहीं था कि आज मैं इतना अच्छा स्पीकर बनूंगा। ओके, सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ द जर्नी फॉर कनेक्टिंग विद स्टूडेंट्स। धीरे धीरे 10-12 साल में नॉर्मल मैथमेटिक्स पढ़ाता था, कैट के लिए पढ़ाता था, सीमेट ऑल एमबीए एंट्रेंसेस पढ़ाता था, इनफैक्ट जेडबल पढ़ाता था, 11-12 स्कूल टीचर भी था। तो जहाँ जहाँ मैथमेटिक्स अप्लाई हुआ है वहाँ वहाँ मैंने मैथमेटिक्स पढ़ाया है। इनफैक्ट 2023 का सूरत का बेस्ट टीचर का अवार्ड भी मुझे मिला था। ओके। तो आप टीचर प्रोफेशन में एज अ टीचर भी जॉब कर रहे थे? मैं प्रॉपर टीचर ही था, 12 साल में टीचर ही था। कौन सी जगह, मतलब कौन से ईयर से कौन से ईयर तक? मैंने 2006 से लेके हाँ। 2018 तक प्रॉपर टीचिंग कैरियर में ही काम किया था। कोई स्कूल, कॉलेज? I was working with a school, one of the renowned school. I was a partner with one of the renowned school also. So Okay. दो स्कूल, खुद का इंस्टीट्यूट, मैं एटलीस्ट दिन में 12 से 14 घंटे पढ़ाता था। ओके, एंड एक सिचुएशन ऐसी थी कि गला इतना खराब हो गया था कि मेरा थ्रोट का इन्फेक्शन हो गया था। एंड वन ऑफ माय वेरी क्लोज फ्रेंड, उसने सजेस्ट किया, जो अपने चैप्टर में ही है, तो उसने सजेस्ट किया कि भाई तू बोलना बंद कर अभी के लिए, नहीं तो गला खराब हो जाएगा परमानेंटली। ओके। तो वहां से टीचिंग बहुत पीक पे चला गया था। वी वर वेरी रिनाउंड विद क्लासेस। तो उसके बाद 2018 के बाद आपने प्रोटोन चालू किया? प्रोटॉन हमेशा से प्रोटॉन ही था। ओके। सो अर्लियर इट वाज प्रोटॉन क्लासेस, देन इट टर्न्ड आउट टू बी प्रोटॉन ओके। एजुकेशन। यानी स्कूल के साथ आपने क्लासेस चालू की थी? क्लासेस चालू ही था, ओके। प्रोटॉन हमेशा से चालू ही था। यानी 2006 से ही चालू हाँ, था? प्रोटॉन 2010 में मैंने 10 10 में प्रोटॉन को इनकॉर्पोरेट किया था। ओके। इट वाज अ क्लियर विजन इन माय माइंड कि मैं क्लासेस में एक रिनाउंड नेम बन के रहूंगा। ओके। तो क्लासेस, स्कूल, उसमें से आप कैसे पहुंचे ये कंसल्टेंसी में? वही बहुत मैजिकल चीज है भाई, ओके। ये समझने लायक स्टोरी है। अब टेक्निकली मुझे है ना, जब मैं इंजीनियरिंग करने गया ना, तो वन ऑफ माय ऑल माय क्लोज फ्रेंड्स वेंट अब्रॉड। तो ये सब जब बाहर जा रहे थे तो मेरे को बड़ी इच्छा हुई कि यार मैं भी बाहर जाऊं। सो लुकिंग एट द फैमिली फाइनेंसेस, मैं बाहर नहीं जा पाया। फिर आया, मैं ग्रेजुएट हुआ। ग्रेजुएट होने के बाद अगेन मेरे को वो इच्छा हुई, बट तभी भी जॉब करते करते वो फाइनेंस एडजस्टमेंट नहीं था, क्योंकि लोन पॉसिबल नहीं थी, डॉक्यूमेंट्स वो लेवल के नहीं थे। सो वो सब अनऑर्गेनाइज था और मैं बाहर नहीं जा पाया। तो कहीं ना कहीं बाहर जाने की इच्छा वो लिविंग थी ऑल द टाइम। ओके। फिर 2018 में मैंने सोचा कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा सेटल हो गया, काम अच्छा था, नाम अच्छा था, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। सो एंड वी हैड सम फाइनेंसेस के जिसमें मैं बाहर जा सकूं। सो 2018 में आई स्कोर्ड माय आईएलटीएस विद 8777 प्लस ऑफ स्कोर। मतलब आईएलटीएस के डेफिनेशन में 9 बैंड में से 8 के ऊपर का स्कोर इज अ वेरी फैंटास्टिक स्कोर, Okay. मतलब नियरली फुल स्कोर। ओके। तो अब वो स्कोर भी आ गया, आईटी इंजीनियर भी हूँ, क्वालिफिकेशन भी अच्छा है, एजुकेशन अच्छा है, स्कोर अच्छा है, फिर भी मेरा कनाडा पीआर नहीं हो रहा था। ओके। सो मैं हर कंसल्टेंट के पास घुमा, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े ऐड, कहीं एडवर्टाइजमेंट देखे, ये देखे, वो देखे। मैं अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद, दिल्ली, आप सारे कंसल्टेंट पकड़ लो, हम सब जगह घूमे। फिर आई रियलाइज कि ये स्पेस बड़ी वेकेंट है। इतनी अच्छी प्रोफाइल का अगर कनाडा पीआर नहीं आ रहा, सो इट मीन्स मेरे में गड़बड़ नहीं है, ये इंडस्ट्री में जो सही लोग नहीं काम कर रहे हैं उधर गड़बड़ है। ओके। सो आई एम वन ऑफ अ काइंड जिसका कोई कंसल्टेंट बैकग्राउंड नहीं था। हाँ। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद की फाइल खुद क्यों ना करूं, एंड दैट्स हाउ आई एंटर्ड इनटू इमिग्रेशन। इमिग्रेशन। मैं पहली फाइल मैंने खुद की। मेरा कनाडा पीआर में इनविटेशन आया। डिजायरस था कि मैं कनाडा जाऊं, नेचुरली इतने साल की डिजायर है, कभी बंद तो होनी नहीं है। तो मेरा कनाडा पीआर आने पे था, सब प्रोसेस हो ही गई थी मोस्टली। ये भी सोचा था कनाडा जाऊंगा तो इमिग्रेशन ऑफिसर बनूंगा, क्योंकि एक डिजायर्ड पोस्ट थी कि भाई वहां से मैं लोगों की फाइल करूंगा, और जितने लोग भूले भटके लोग हैं जो मेरी तरह हैं, कि कहीं ना कहीं उनके मन में डिजायर रह गई हो कि मुझे बाहर जाना है, तो आई विल बी देयर लाइमलाइट एंड आई विल बी देयर गाइडिंग लैम्प फॉर लाइफ टाइम। तो ये मेरी बड़ी इच्छा थी। बट अगेन पेट्रियोटिज्म मेरे अंदर जिंदा था, भगवान की भी यही इच्छा थी। तो आया लॉकडाउन। ओके। तो आया लॉकडाउन 2020। प्रोसेस में टाइम लगता है। आया लॉकडाउन, मेरा बायोमेट्रिक बाकी था, एंड आई वाज लाइक नहीं, अभी तो फिर बाहर जाके फाइल करने की जगह मैं अभी इंडिया में ही बैठना है, तो मैं इंडिया से फाइल करना चालू करूं। तो कुछ दोस्तों को, आप जैसे दोस्तों को फ़ोन किया हर जगह पे कि नहीं, लेट्स कनेक्ट, मैं फाइल करता हूं, एंड थिंग्स वर्क आउट, एंड एक के बाद एक सक्सेस। पहली फाइल किसकी मिली आपके अलावा?
पहली फाइल मुझे 3 एक साथ साइमल्टेनियस मिली, ओके, 3 फाइल एक साथ कौन से ईयर में? 2020 में ही मिली मुझे, Okay. 2020 में ही मिली। 2020 में जो फाइल मिली उन्होंने ट्रस्ट रख के फाइल दी थी, एंड फॉर्चुनेटली वो 2021 लॉकडाउन था, इसलिए प्रोसेस ज़्यादा टाइम लेती थी उस टाइम पे। सो 2021 में पहली फाइल कंप्लीट हुई, एंड वहाँ से लेके वी हैव गॉट इनफाइनाइट अपॉर्चुनिटी विद द फाइल। ऐसा कोई इंडिया का कॉर्नर नहीं है जहाँ से हमको लोग कांटेक्ट नहीं करते, ओके, एंड विथ ओनली रेफरेंसेस, माउथ पब्लिसिटी। माउथ पब्लिसिटी। हमारे में माउथ पब्लिसिटी, ट्रस्ट वोट, जितने क्लाइंट मैंने भेजे हैं, जितने रेफरेंसेस मैंने जनरेट किए, वही हमें रेफरेंसेस दे रहे हैं। लेकिन ये इंडस्ट्री में काफी फ्रॉड के केस होते हैं, तो ऐसी चीजों पे आपके हिसाब से प्रोटॉन ऐसा क्या नया या तो ऐसा क्या चीज है कि जहाँ पे लोगों को वो देख के समझ आए, या तो वो लोग क्लिक कर पाए कि भाई ऐसी कोई अलग चीज है कि ये स्टेज हमारे ये इस हिसाब से हम करते हैं, ताकि लोग हमें, आपको जैसे एग्जांपल आपने इंडिया से काम आ रहा है, आज सूरत में लोग आपको जानते हैं, जैसे लोग पहचानते हैं, लेकिन ऐसी कोई जगह पे जैसे आज ये पॉडकास्ट कोई भी देखेगा तो उसको ये कोई ऐसी चीज बताइए अभी आप ये चालू कन्वर्सेशन में कि ये 4-5 चीजें ऐसी है कि जो प्रोटॉन के अलावा किसी के पास नहीं होगी। आपने जो पूछा ना सर, उसी में आपका जवाब है। मार्केट में हो रहा है फ्रॉड, बहुत सारे लोग फ्रॉडस्टर हैं। सो दिस इज वेयर आप जितने जेन्यून है उतना आपको काम ज्यादा मिलेगा। आपको कुछ नहीं करना था, सिर्फ जेन्यूनली लोगों के सही काम करने थे, बाकी आपको सपोर्ट लोग ही दे रहे थे। ओके, अब बहुत सिंपल फंडा था, योर ट्रूथ विंस। हमने कभी मैनिपुलेट नहीं किया, जो है वो क्लाइंट को क्लियर बताया, जो टाइमलाइन लगता है, जो प्रोसेस होती है उनको समझाई, और जेन्यून काम करते गए। तो हमको यही अपॉर्चुनिटी दिखी ओके, कि 95% जब लोग सही काम नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि 5% में आप बाय डिफॉल्ट हो, बराबर है। तो 5% को राइस जरूर से ज्यादा मिलना है। तो ये पूरा जो आप कंसल्टिंग का काम है, कौन सी कंट्री हम करते हैं, कौन सी फील्ड में, डिटेल में थोड़ा इसका बताएं, ताकि लोग समझ पाए कि एक्चुअल प्रोटॉन को किस चीज के लिए कनेक्ट करना है, राइट चीज या तो राइट कंट्री या तो राइट कैटेगरी, वो थोड़ा डिटेल में आप बताइए। सी प्रोटॉन इमिग्रेशन में काम करता है। इमिग्रेशन 3 चीजों से डिफाइन होता है। ओके, एक स्टूडेंट वीजा होता है, यूजुअली 18 से लेके 25, 26, 27 की एज ग्रुप तक जो लोग होते हैं, जो बाहर की कंट्री में जाके पढ़ना चाहते हैं, बी इट फॉर बैचलर डिग्री, बी इट फॉर मास्टर डिग्री, वो हर कंट्री के साथ करते हैं। ओके, जो कंट्री की जो सिचुएशन होती है उस हिसाब से हम उसको समझाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई आईटी वाला आया, हमें पूछता है कि कौन सी कंट्री बेटर है, तो वी गाइड देम। ओके, टीचर रहने का यहाँ पे बेनिफिट हुआ मुझे, ओके, समझो। तो मेरे को ये मालूम था कि स्टूडेंट को कनेक्ट कैसे होना है, तो हर स्टूडेंट को पॉजिटिव कनेक्शन में देता गया, उसको उसके कैरियर के हिसाब से मैं बाहर भेजता गया, एंड स्टूडेंट में मेरा क्रेज चलता गया। दैट्स हाउ वी वॉन ऑल द बैटल्स विदाउट इवन रेजिंग अवर मार्केटिंग ब्रांड। तो अभी कौन सी कंट्री है जहाँ पे आप या तो ज्यादा काम कर चुके एक हो? प्रोडक्ट स्टूडेंट हुई सर, फिर हुआ वर्क परमिट, ओके, दूसरी प्रोडक्ट है वर्क परमिट हमारी। सो वर्क परमिट क्या होता है, जैसे कोई इधर जॉब करता है और अगर उसको कहीं सेटल होना है और मुझे उसके लिए कोई ऑफिशियल जॉब दिखती हो दूसरे कंट्री में, तो वी हेल्प देम रीसेटल देयर। ओके, तीसरा एक प्रोडक्ट है हमारा, जो थोड़े मैच्योर्ड होते हैं एंड दे अंडरस्टैंड कि मुझे अब इधर से बाहर माइग्रेट होना है, कि भाई मेरा यहाँ पे थोड़ा बिजनेस या तो एक्स्ट्रा सेटल्ड है या तो मुझे बाहर जाके सेटल करना है। दोनों केस आते हैं हमारे पास। तो वो केस में जहां जहां उनका पीआर पॉसिबल है वहां हम उसका पीआर करते हैं। तो यानी स्टूडेंट वीजा में मैक्सिमम जितनी कंट्रीज है, अच्छी कंट्री है जो स्टडी के लिए फेमस है, वो सब जगह आप कनेक्ट कर सकते हो। पीआर के लिए कौन सी जगह पे है? पीआर मोस्टली 2 ही कंट्री इधर से इनवाइटिंग है इजीली। ओके, वन इज कनाडा, सेकंड इज ऑस्ट्रेलिया। ओके, सो दिस आर वन ऑफ द 2 हाईली डिमांडेड कंट्रीज फ्रॉम इंडिया। ओके, एक बेल्ट होता है जो बोलता है मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है, एक बेल्ट होता है जो मुझे कनाडा जाना है। Okay. अगर जिसकी जहां प्रोफाइल सेट होती है वो हम लोग प्रॉपर उसको समझा के वी गाइड देम हाउ यू कैन अचीव योर डिजायर्ड रेसिडेंसी। तो ये सिलेक्शन स्टडी के हिसाब से होता है, कॉलेज के हिसाब से होता है, या तो एक माइंडसेट होता है कि भाई मुझे यहाँ ही जाना है, ऐसा कुछ है? यूजुअली क्लाइंट का एक माइंडसेट प्री प्रिपेयर्ड होता है। अभी या तो दोस्त या तो फैमिली या तो एक सर्कल होता है उनका, तो वो लोग पहले प्री प्रिपेयर्ड आते हैं। अगर मुझे लगता है कि उन्होंने जो प्री प्रिपेयर किया है उसमें अगर गलती है,
तो हम लोग उसको समझाते हैं कि भाई ये इसकी जगह पे ये बेटर है। ओके इन सब के साथ साथ हमारे यहाँ कोचिंग भी चलता है। फॉरेन लैंग्वेज, फॉरेन जाने के लिए कोचिंग की जरूरत होती है। ओके जैसे IELTS है, टोफेल है, PT, ये सारी एग्जाम्स उनको देनी पड़ती है। हाँ सो हमारे यहाँ ये कोचिंग प्रोडक्ट भी चलता है। ओके एंड वी आर नाउ 4 ब्रांचेस, 4 एक्टिव ब्रांचेस। कहाँ कहाँ पे है? सूरत में 2 है, हाँ एक वलसाड़ में है और एक अहमदाबाद में है। ओके, तो वहाँ पे पूरा स्टाफ पूरा प्रोटोन का स्टाफ हम ही मैनेज करते हैं हर जगह पे। ओके, और दूसरा कि ये चीज़ों में वहाँ जाके क्या सपोर्ट रहता है प्रोटोन का, कैसे वहाँ पे चैलेंज कोई आई या तो कॉलेज के साथ या कोई दूसरी इमिग्रेशन के लिए, तो उसमें क्या सपोर्ट रहता है आपका? देखो, जब स्टूडेंट जब जाता है ना तो यूजुअली बहुत सारे सपोर्ट्स मांगता है। Okay. तो हम उसको प्री माइंडसेट से भेजते हैं कि भाई ये तेरा कॉलेज है, ये तेरा एजुकेशन है, ये कोर्स है, ये सिलेबस है, ये तेरे को ऐसे करना है। अब जब कोई मैच्योर्ड बंदा जाता है तो ही अंडरस्टैंड्स दिस जर्नी बेटर। ओके अभी आजकल लोगों का ट्रेंड है, आप ज्यादा जरूरत से ज्यादा समझाएंगे तो उन्हें शायद अच्छा नहीं लगे। सो वी अंडरस्टैंड देयर नीड्स। अगर उनको बहुत रिक्वायर्ड है कि भाई बहुत डिटेल में जाना है तो वी टेल देम। तो जरूरत से ज्यादा जब समझाते हैं तब आजकल की जनरेशन को अच्छा नहीं लगता है। ओके, ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, नई चीज़ है। क्योंकि कई बार क्या होता है, मेरा माइंडसेट ऐसा था कि भाई लोगों को डिटेल में बताओ, अच्छे से बताओ तो उसको कनेक्ट कर पाए। लेकिन आप एज अ इतनी लंबी जर्नी है आपकी, कोचिंग की, स्टडी की, टीचर की, तो ये आप बोथ वेज इट वर्क्स, दोनों बाजू चलता है। देखो, कभी कभी जिसको लगता है कि मुझे बहुत सारा नॉलेज चाहिए तो वी गिव देम, बट जिसको नहीं चाहिए उसको आप नॉलेज दोगे तो उसको खराब मतलब लगता नहीं है। है। और वो जनरली सर्कल होता है, तो दे आर प्री डिसाइडेड कि भाई मेरा ऑलरेडी फ्रेंड है, मेरा कजिन है, मेरे रिलेटिव है, मेरे मामा है, मेरे काका है। जनरली गुजरातीज में एक क्रेज रहता है कि भाई मेरा बड़ा रिलेटिव है, तो वो यूजुअली दे सर्च इट आउट देयर। ये पूरी जर्नी में कोई सक्सेस स्टोरी जोरदार वाली कि जहाँ पे आपको लगा चैलेंज आई, आपको खुद को भी लगा कि यार होगा नहीं होगा, या तो कोई चीज़ें फंसी और बाद में आपने आपके टैलेंट से या तो आपके अनुभव से वो निकाली और वो सक्सेस की, ऐसी कोई स्टोरी? मैं इस एक ही स्टोरी में 2 स्टोरी बताऊंगा हाँ। आपको। मेरा एक क्लाइंट था PR का। हम्म, अब ही हैड बीन मैरिड फॉर 15 ईयर्स। अब 15 साल पहले डॉक्यूमेंटेशन इतना करेक्ट नहीं होता था। ओके हर किसी डॉक्यूमेंट्स में उनका डेट ऑफ बर्थ अलग अलग था। सो प्रोसेस में हमने पूरा डाल दिया था। अब देन केम द रियल प्रॉब्लम। जो फाइनल सबमिशन में डॉक्यूमेंट्स डालने थे, वहां पे सब पे डेट ऑफ बर्थ में कुछ मिसमैच थे। तो वहाँ आई अंडरस्टूड द क्लाइंट बेटर। अब मैंने बोला कि ये डिफिकल्ट हो जाएगा भाई, ये डिफिकल्टी बहुत ज़्यादा है। तो क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में जब ऑल्टरेशन आएंगे, जब ऑल्टरेशन आएंगे तब एक्चुअल डिफिकल्टी बढ़ेगी। तो उन्होंने बोला कि सर मैं थोड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरे पास फंड्स भी नहीं है, मैंने जैसे तैसे मैनेज करके ये काम किया है। अब वो बंदा मैंने देखा तो एक ऐसे सिंपल से घर में रहता था। आई वेंट टू हिज हाउस, तो ही वॉज लाइक सर मेरा आपको रिक्वेस्ट है, ये काम कर देना पड़ेगा। अब जहाँ गाड़ी अटकी है वहाँ से आप खींच लो। हस्बैंड, वाइफ एंड 2 किड्स। वेरी फेमस विलेज इन सूरत, मैं नाम नहीं दूंगा, बट बहुत ही स्वीट लोग थे। तो मैंने बोला यार ये तो काम करना पड़ेगा यार, भले थोड़ा एक्स्ट्रा मेरे को बैर करके भी करना है तो आई विल डू दैट। एंड दैट स्टार्टेड द जर्नी। मैंने उसको बोला कि आज से ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तुम्हारा काम एट एनी कॉस्ट में करके दूंगा, भले टाइम लगेगा। मैंने पूरा प्रॉपर उसको ईमेल करके प्रॉपर उसको रिफाइन करके उसको समझाया कि मैंने ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे करेक्ट कर, एंड देन वी रीस्टार्टेड अगेन। ओके भले उसने बोला सर आप टाइम इतना भी ले लो, आई ट्रस्ट यू, मैं तुम्हारे अलावा किसी के पास नहीं जाऊंगा। टुडे ही इज एट कैनेडा, ही हैज अचीव्ड हिज PR, द एंटायर फैमिली इज वेरी हैप्पी। एवरी वीक दे कॉल मी, और कुछ ज़्यादा ही रिस्पेक्ट मिल जाती है कभी कभी। तो कभी कभी क्लाइंट लोग भगवान के नज़दीक ले जाते हैं हमको, बट वी ऑलवेज टेल देम कि भाई नहीं, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री जाना और वहाँ पे सेटल होना और वहाँ पे सक्सेस होना, ये सबकी चैलेंज तो होती है, लेकिन सबके सपने होते हैं। अगर वो सपने पूरे हो जाते हैं तो 100% वो वैल्यूज आप गेन कर ही लेते हो, 100%। वो चीज़ें आपको कनेक्ट कर ही लेती है। क्योंकि आज अगर वो लोग के पास कुछ ना कुछ कमी थी और वो आपने पूरी करके आपके उन्होंने भेजा, तो वो उनके लिए आप ही ये एक इमोशन है, इमोशन बहुत बड़ा इमोशन है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ा इमोशन है। मतलब 1.5-2 साल में क्लाइंट इतना ऊपर नीचे होता है, और वो सही में टैकल करना इज द रियल टास्क। हाँ वही तो, काम करना टास्क नहीं है, क्लाइंट का माइंडसेट टैकल करना बहुत ज्यादा बड़ा टास्क है। क्योंकि हर हफ्ते उनको ऐसा लगता है, इंडिया में सोशल गैदरिंग्स बहुत ज्यादा होती है, तो क्या होता है
ભાઈ પેલો તો તારો કન્સલ્ટન્ટ સાચું કામ કરે છે કે નહીં તું જોજે. This is the all time question that happens to the client because जहाँ 95% फ्रॉडस्टर है, हाँ 5% जेन्यून है, हाँ। तो भरोसा किसी पे नहीं है किसी को. तो वहां तुम अगर किसी का काम करके दिया तो तुम्हें क्लाइंट की लाइन हमेशा मिलती रहेगी. दैट इज व्हाट वी हैव गेन्ड एज प्रोटॉन. प्रोटॉन इज पॉजिटिविटी एंड वी हैव गेन्ड द ट्रस्ट फॉर एवरी क्लाइंट. अभी तक सूरत के या अहमदाबाद के आपकी जितनी भी ऑफिस है, अप्रोक्स कोई ऐसी चैलेंज हो कि जो लगी हो कि कहाँ या तो इनको ये एलिजिबल ही नहीं है लेकिन उनका इमोशन से जाना, ऐसे क्लाइंट भी आते होंगे, या तो ऐसे कोई लोग आए हो जिनको ना भी बोलना पड़ा हो, या कोई ऐसी चीज इमोशंस वाली जो आपने इमोशंस वर्ड यूज की, इसलिए मुझे याद आया कि बहुत सारे लोगों के सपने हैं, ड्रीम है कि मुझे जाना है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एलिजिबल नहीं होते, या तो फंड्स नहीं होते, या तो ऐसी कोई बैरियर चीजें. बड़ा फैंटास्टिक क्वेश्चन है. जिसका अगर फोर्टे नहीं है, जैसे मेरे साथ बहुत बार ये होता है, ये बहुत रेयर क्वेश्चन है जो आपने आज पूछा है. जैसे काफी लोग होते हैं, जैसे लोग इमिग्रेशन को वीजा के साथ टैली कर लेते हैं. हाँ. तो काफी टूर ट्रैवल वाले होते हैं, वो लोग क्या शॉर्टकट दिखाते हैं कि भाई क्लाइंट तो हर किसी को क्लाइंट पसंद है, लाइन तो हर किसी को पसंद है, तो क्या करेंगे भाई, तारो विजिटर वीजा लगा हुआ है, मैं तुम्हारा विजिटर वीजा लगा के दे रहा हूँ, तुम वहां से तुम्हारी नेक्स्ट स्टेप वहां से कर लेना. अब यूजुअली क्या होता है, क्लाइंट सिर्फ इतना ही समझता है कि मेरा पैसा बचा के दे रहा है, बट दिस इज वेयर द एरर स्टार्ट्स. उससे दूसरा स्टेप लिया जाएगा नहीं लिया जाएगा वो श्योर खुद भी नहीं होता है, और उसका जो भी एजेंट होता है वो भी श्योर नहीं होता है. सो ऐसे बहुत सारे क्लाइंट एक साल में आते हैं कि कहीं ना कहीं से दुखी होते आते हैं. ये मेरे साथ कनेक्ट हुई स्टोरी है. 2013 में मैं और मेरी वाइफ विजिटर वीजा लेके गए थे कोई कंट्री. 16 घंटा काम किया, एक रेस्टोरेंट में भी काम किया, एज अ वेटर भी काम किया, लेकिन इन द एंड जब विजिटर वीजा खत्म हुआ वापस आना पड़ता है, और कुछ भी नहीं हाथ में आया. दिस इज द फैक्ट. तो ये चीज, इसके लिए मैंने पूछा कि लोगों को ये चीज का प्रॉब्लम है, तो इसके लिए मैं चाहूँ कि आप लोगों को अवेयर भी करो, लोगों को एक स्ट्रॉन्ग कोई चीज बताओ कि ये सब चीजों में फंसने से बेटर है कि आप यहाँ पे भी मिस करते हो कैरियर, और कहीं ना कहीं वहां पे भी अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. किसी भी प्रोफाइल को है ना, आप किसी कंट्री में बेचते हो ना, तो इट इज द वन टाइम प्रोसेस जो एक बार सही करना पड़ता है. वन टाइम प्रोसेस दैट यू शुड नॉट मिस. जैसे फॉर एग्जांपल काफी बार आप बहुत सारे एजेंट्स गलती करते हैं. आई विल नॉट क्रिटिसाइज एनीवन, मेरा नेचर बहुत पॉजिटिव है इसलिए मैं, बट काफी सारे एजेंट्स गलती करते हैं. जैसे बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझाता हूँ. स्टूडेंट वीजा के कुछ एजेंट्स होते हैं, जैसे 2 साल का 1 साल का गैप है, तो वो गैप किसी वर्क एक्सपीरियंस से फिल कर सकते हैं आराम से. अपने एटलीस्ट कहीं ना कहीं जॉब करता हो उसको, कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस उसको एज अ पॉइंट कैलकुलेट होता है. ओके. तो वो ब्लैंक छोड़ देते हैं, वो डेटा भरने की आलस होती है, या तो उनको फर्दर का नॉलेज नहीं होता है. सो ये कनेक्शन बहुत जरूरी है. सेम हैपन्स व्हेन जो टेम्पररी कोई वीजा भरता है, तो आपने अगर किसी कंट्री को पूरा डेटा दे दिया है, तो थोड़ा बहुत भी अगर तुम्हें कुछ चेंज करना हो, उसमें कुछ डेटा करेक्ट करना हो, आपसे फिर पॉसिबल नहीं होगा. सो आप कहीं भी प्रोसेस कर रहे हो, एक बार आप सही भरो. कंसल्टेंट ऐसा चुनो जिसका ट्रैक रिकॉर्ड सही हो. 95% जो गलत कर रहे हैं उसमें 5% ढूंढना बहुत ईजी होता है, उसका सिर्फ ट्रैक समझना होता है. कंसल्टेंट अपनी टर्म्स रखेगा. एजेंट बोलते हैं नॉर्मली, हम सबको एजेंट बोलते हैं, कंसल्टेंट को एक अच्छा एजेंट बोलते हैं, द राइट वर्ड फॉर अस. तो वो अपनी टर्म्स रखेगा, वो अपने कंडीशंस रखेगा, बट वो तभी रख पाएगा जब उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रांग होता है, या तो उसको इतना डीप नॉलेज होता है, ताकि वो शॉर्टकट में भेजने की जगह पूरा काम करके भेजे. तो ये अच्छी चीज है. यानी एक इंटेंशन के जिसको सेटल होना वो विजिटर वीजा से ना जाए, यही बेटर है. यस. विजिटर वीजा को विजिटर रखो, हाँ. वर्क को वर्क रखो, स्टूडेंट को स्टूडेंट रखो, और पीआर को पीआर रखो. दैट्स अ वेरी सिंपल आंसर. वहां जाके कोई चैलेंज ना जाए, फर्स्ट ना जाए. और फिर लंबा ट्रैक मत सोचो. काफी बार लोग होते हैं, काफी बार हमारी इंडस्ट्री में ये भी होता है, भाई हम तेरे को वर्क पे अभी भेज दे रहे हैं, वहां से तेरा पीआर हो जाएगा. ये सत्य है. डिफिकल्टी 100 टाइम्स होगी. 100 में से एक क्लाइंट का होता है, बाकी 99 वापस आते हैं, या फिर वहां कुछ दूसरा खर्चा करते, तीसरा खर्चा करते, एंड दे ट्राई टू स्टे बैक. ओके. बट आप प्रोसेस जो लो वो सही तरह से करवाओ, एक बार करवाओ, आप कभी दुखी नहीं होंगे. यस. तो विनीत भाई, आपने जो पूरी स्टोरी बताई कि क्या किसको जाना चाहिए, कौन कौन लोग एलिजिबल है, या तो किस वे से जाना चाहिए. एक तो आपने बताया स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, पीआर,
या जो भी 4-5 चीज़ें जो भी आपके प्रोडक्ट है या तो जो वे है वो एक तो राइट चूज होने चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरी बात एक मुझे अच्छी लगी वो कि भाई कौन जा सकता है या कौन नहीं जा सकता, वो एक चीज़ लोगों को कनेक्ट नहीं है। लोगों को या तो पता भी नहीं है, लेकिन इमोशंस है, मुझे जाना है, मेरा दोस्त है, मेरा फैमिली है, मुझे ये है वो है करके वो लोग पहुंच जाते हैं। लेकिन बहुत सारी जगहों पे आपने बताया वैसे गलत चॉइस हो जाती है तो पैसा वेस्ट होता है या तो उनके टाइम जाता है इरिवर्सिबल है टाइम, बहुत। इरिवर्सिबल है हाँ टाइम। हाँ पैसा तो चलो एक बार वापस भी आ जाएगा, हाँ। बट टाइम इज समथिंग कि वो वापस नहीं आता है। तो ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट है। और जब लोग ये समझ पाएंगे या तो ये पॉडकास्ट देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि राइट कंसल्टेंट कौन है या तो राइट वे कौन सा है, वो समझना बहुत ज़रूरी है इमोशन से ज़्यादा। हमने आज तक पिंकेश भाई जितने भी काउंसलिंग लिए हैं ना, हमने क्लाइंट को उठा के वापस फोन नहीं किया कि आप हमें काम दे रहे हैं नहीं दे रहे। वेरी क्लियर। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि हम लोग जेन्यून काम करने वाले हैं। अब उसको ये काउंसलिंग में समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बहुत सिंपल से समझाया कि आपकी डिजायर्ड प्रोडक्ट आपको मालूम होनी चाहिए। आप किसी भी इमिग्रेशन में शॉर्टकट नहीं होते, या फिर बहुत लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट में मत घुसो कि भाई इधर से इधर जंप होंगे, इधर से इधर जंप होंगे, इधर से इधर जंप होंगे। बाहर जाके अभी जाना है तो अंडरस्टैंड आपको पढ़ने जाना है, अंडरस्टैंड आपको नौकरी करने जाना है, या अंडरस्टैंड आपको सेटल होने जाना है। 3 चीज में आप टॉगल होंगे कि भाई बाद में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे, बाद में ये करेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। कहीं कोई गवर्नमेंट के रूल्स चेंज हो गए, आजकल बहुत जल्दी चेंज होते हैं, हर 2 4 5 साल में कुछ नया आ जाता है। इनफैक्ट लास्ट 2 साल में तो कनाडा अमेरिका ने बहुत सारे प्रोसेसेस चेंज किए, ओके। इनफैक्ट यूके ने भी बहुत किए हैं। तो समटाइम्स हैपेंस कि आपने 3 साल बाद का वो टारगेट रखा था, वो टारगेट ही नहीं आया, वो चेंज हो गया। वो चेंज हो गया। अब उसके पास वापस आने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। बहुत सारे एजेंट होते हैं, ये भेज देते हैं भाई अभी तो विजिटर पे चला जा, अभी तो वर्क परमिट पे चला जा। जैसे आपका खुद का ही एग्जांपल आपने बोला, बहुत बढ़िया, वो सच है, दिस हैपेंस। 6 महीने में ये करके दे देंगे, बट प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं होता होता ही नहीं। और क्लाइंट खींचने के चक्कर में वो लोग अंडर टाइम बताते हैं कि भाई इतने में ही तेरा कर देंगे, इतने टाइम में कर देंगे। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भाई जहां गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है, लीगल काम होते हैं, तो इट टेक्स टाइम, एंड इफ यू आर नॉट गिविंग टाइम टू दिस, इट मीन्स आप गलत दिशा में घुस रहे हो। हाँ, वो तो सब जगह मैंने भी देखा, या तो लोगों का जो मेरे फ्रेंड है उनको भी बोला है। जस्ट एक मेरे बेस बडी मानो, उनका एक स्टोरी हुआ था, मैंने उनका नंबर भी आपको दिया है, चिंतन ठक्कर नाम है। वही स्टोरी थी कि भाई वाइफ को भेज दो, आप उसका मैं कर देता हूँ प्रोसेस, और उसके बाद 3 4 महीने 5 महीने वहाँ पर आपके बच्चे चले जाएंगे। भाभी चले गए, आज कनाडा है, 1 साल खत्म होने को है, आज भी उनका रिजेक्शन आया, उनका और उनके बच्चे का। आज अब वो दोनों चीज़ों में बीच में फंस गए कि अब कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, वो आएगी इधर या हम और जाएंगे। फैमिली जहाँ इन्वॉल्व होता है, इमोशन और ज्यादा स्ट्रांग होता है। चीज़ें खुद मेरे ग्रुप में 4 5 जगह हो चुकी है। तो ये मैं तो समझना भी चाहता था आपसे, और आपने स्ट्रांगली बताया कि पहले क्लियर होके जाओ ताकि वो तकलीफ ना हो। यही चीज़ है। आपके हिसाब से स्टूडेंट या वर्क परमिट या इनको कोई एक मैसेज स्ट्रॉन्ग कि क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए? आप जैसे कहीं देख लिया, लेट्स टेक इंस्टाग्राम देख लिया या यूट्यूब देख लिया या सोशल मीडिया पे, एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। आप हर चीज को क्रॉस चेक करो, क्रॉस वेरीफाई करो, अंडरस्टैंड द ट्रैक ऑफ इट। बहुत सारे कंसल्टेंट्स, बहुत सारे इमिग्रेशन ऑफिसर्स ये सब बाहर का वीडियो कॉल पे दिखा देते हैं कि ये क्लाइंट को भेजा, ये क्लाइंट को भेजा। दैट इज नॉट द ट्रूथ। वी बिलीव इन द वेरी रेफरल स्ट्रॉन्ग बिजनेस, एंड यही चीज आपका रेफरेंस जहां जहां बैठता हो, आपका जहां स्ट्रॉन्ग होल्ड हो, और जो कंसल्टेंट एनी पॉइंट ऑफ टाइम दरवाजा नॉक करे और ऑफिस में हो, वो कंसल्टेंट को पकड़ो, तो योर जर्नी विल बी सेटल्ड जर्नी। यस, ग्रेट, सुपर बात आपने ये बताई। और लोगों को मैं कहना चाहूँगा कि कहीं पे भी जाना है, पहले समझिए कि आपको डिटेल में पूरी बातें जाननी है, और राइट कंसल्टेंट उन्होंने जो बताया उस हिसाब से पहले चेक पॉइंट करिए, कंप्लीट चेक करिए, और ताकि आप कहीं फंस ना जाए। दूसरी बात, आप एक अच्छे नेटवर्कर हैं, तो लास्ट में मैं इतना ही पूछना चाहूँगा कि नेटवर्क के बारे में आपका क्या माइंडसेट है, और आप जीबीएस में कैसे आए, और आपका जीबीएस में आपको ये क्या ऐसी चीज़ अच्छी लगी जिसके लिए आप कनेक्ट हुए? मुझे तो पूरा जीबीएस अच्छा लगा है। ओवरऑल इट्स अ वेरी फैंटास्टिक स्टार्ट। मैं मतलब डे 1 से हूँ, फर्स्ट इवेंट से हूँ, तो मुझे जीबीएस के बारे में हर कुछ पता है। बट द मोमेंट मिस्टर अर्पित मेड मी ज्वाइन कि भाई चलो आ जाओ विनीत, अपने
और नेटवर्कर मुझे ऑलरेडी था, नेचर भी है। तो अंडरस्टैंडिंग जीबीएस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीबीएस में है। मैं बहुत सारे नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन देख चुका हूं, बट मुझे ऐसा लगता है जीबीएस इज स्टैंड आउट। द सिंसियरिटी, द इमोशन, जो काम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट होना है, वो एग्जिस्टिंग है यहाँ पे। सोशल का कॉन्सेप्ट, फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट। पॉडकास्ट अगेन अ फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट जो हम और आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। प्लस द कनेक्शंस आई एम डेवलपिंग विथ एवरीवन इन द ग्रुप। जितने सारे चैप्टर है सबको कनेक्ट करने का डिजायर, तो मुझे बड़ा मजा आ रहा है जीबीएस में। बीइंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अचीवर ग्रुप मुझे और ज्यादा इंस्पायरिंग लग रहा है कि भाई जहां इतने सारे नेटवर्किंग लीडर है उसमें ये लोग ने मुझे एज अ प्रेसिडेंट चुना, तो आई फील मोर प्रिविलेज कि मुझे और अच्छा लग रहा है। और आई बिलीव इन गिविंग। मेरा एक ही फंडा था, मैं कहीं बिजनेस ढूंढने जीबीएस में नहीं आया था। मुझे ये था कि मैं अच्छे लोगों से कनेक्ट हूँ, अच्छे लोगों से साथ काम करूँ, एंड वो सही में आई एम रियली एंजॉइंग जीबीएस। एनीवे बहुत मजा आ रहा है मुझे। यस, आपकी एक बात को मैं खाली इतना करेक्ट करूं कि यहाँ पे सीनियर पुराने ऐसा माइंडसेट पहले ही नहीं था, इसीलिए आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि भाई कोई भी एनर्जेटिक पर्सन या तो जिसको करना है, जिसका वाई क्लियर है कि यस मुझे करना है या तो मैं कर सकता हूँ, वो एनर्जी आपने फर्स्ट डे से दिखाई थी। तो जिस दिन आप आए, आपने एंट्री की, उसी दिन फाइनल हो गए थे कि आप ही बनोगे अचीवर के। क्योंकि अचीवर एक चैप्टर जीबीएस का ऐसा है जहाँ पे स्ट्रॉन्गेस्ट पुराने नेटवर्कर है, जिनको नेटवर्क ने उन्होंने खा लिया है, समझ लिया है। तो वो एक स्क्रिप्ट पढ़ते समय पकड़ना या तो कोई ऐसी चीज़ों पे क्लिक करना, वो सब उनको आता है। इसीलिए आप भी कहीं ना कहीं एक एक्स प्रेसिडेंट थे कहीं पे, वो आपकी जर्नी, वो आपका अनुभव, वो सब चीज़ें हमें भी पता थी। तो वो चीज़ों को प्लस करके आपको ये अपॉर्चुनिटी दी गई। जितनी खुशी आपको है उतनी जीबीएस को भी है, उतनी अचीवर को भी है कि यस राइट पर्सन को राइट पोजीशन मिली और आपने ये इसको अच्छे से कनेक्ट करके आगे ले जा रहे हो। तो यस, ये प्रिविलेज है सबके लिए। मुझे तो आज बड़ा प्रिविलेज लग रहा है कि ये मुझे तो मालूम ही है कि ये लोग नेटवर्कर है, भले आप सीनियर जूनियर का वो नहीं रखते, बट मुझसे प्रो नेटवर्कर सारे थे। एंड फिर भी वो चैप्टर में अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो इमेजिन द लेवल ऑफ हैप्पीनेस दैट आई हैव। एंड मुझे बड़ा मजा आ रहा है, जेन्युइनली मुझे बड़ा मजा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अपन माइक पे हैं तो ये माइक पे के लिए बोल रहे हैं, बट आई एंजॉय माई मॉर्निंग। इनफैक्ट आज भी मैं मजे से आ रहा हूँ, मजे से आपके साथ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, एंड दिस इज वाई आई लव जीबीएस। यस, थैंक यू। जीबीएस में आपको आने के लिए, नेटवर्क में जुड़ने के लिए, फर्स्ट चेयरमैन बनने के लिए और आज हमारा ये पॉडकास्ट करने के लिए, तो थैंक यू सो मच विनीत भाई कि हम लोग आगे ज्वाइंट होकर आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही सक्सेस करते रहे, ताकि जीबीएस भी आगे बढ़े और आप भी बढ़े, प्रोटोन कंसल्टेंसी भी वर्ल्ड लेवल पे आगे बढ़े और सब लोग का ग्रोथ हो। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू Thank you. पिंकेश भाई।